नमस्कार दोस्तों, तो चलिए केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 कैरेट ऑफ डायमंड इज इक्वल टू, देखिए 1 कैरेट का डायमंड है वो इक्वल टू यानी कितना ग्राम होगा या फिर कितना मिलीग्राम होगा। देखिए सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि 1 कैरेट यानी होता है 0.2 ग्राम, ये आपको पता होना चाहिए। ये टर्म अगर आपको पता है तो आप कितने भी कैरेट का, अगर आपको यहाँ पे 10 कैरेट का डायमंड दिया है तो वो कितने ग्राम का अगर पूछा गया तो आपको पता होगा कि वो 2 ग्राम का होगा। ठीक है, तो 1 कैरेट इज इक्वल टू होता है 0.2 ग्राम, और इस हिसाब से अगर हम इसको mg में कन्वर्ट करें तो ये होगा 200 mg या फिर 0.2 ग्राम। तो 1 कैरेट का डायमंड कितने ग्राम का या मिलीग्राम का होगा, या कितनी में केजी का केजी तो पूछेगा नहीं, ग्राम या मिलीग्राम में होता है वो, तो आपको पता होना चाहिए। ये टर्म याद रखना कि 1 कैरेट इज इक्वल टू 0.2 ग्राम होता है, 0.2 ग्राम यानी ही 200 mg। तो इस हिसाब से आप कोई भी कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं। कितने भी ग्राम का डायमंड पूछा गया या फिर गोल्ड, कोई भी कुछ भी चीज़ 1 कैरेट की पूछी गई तो आप उससे अंदाज़ा लगा पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डस्ट पार्टिकल इन एयर इन लार्ज इंडस्ट्रियल सिटीज आर रिमूव्ड बाय, देखिए जो लार्ज इंडस्ट्री सिटीज होती है तो वहाँ पे जो डस्ट बहुत होती है तो वहाँ पे जो रिमूव की जाती है तो वो किस इंस्ट्रूमेंट से रिमूव की जाती है, तो वहाँ पे गाइस यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें से करंट पास किया जाता है और इस पे जो है वो कुछ प्लेट्स लगाई जाती है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं इनमें निगेटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इन डस्ट पार्टिकल्स को जो है वो अट्रैक्ट कर लेता है और अपने आप के चिपका लेता है। इस प्रकार से जो डस्ट पार्टिकल्स होती है एयर में वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज रिपोर्टेड दैट, अब क्वेश्चन को पहले समझिए। इट इज रिपोर्टेड दैट देयर इज ऑन गोइंग डिक्रीज इन पीएच वैल्यू ऑफ ओशन। देखिए ओशन जो है, ये मान के चलो कि ओशन है, इसमें जो वाटर प्रेजेंट है तो इस वाटर की जो पीएच वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। अब पीएच वैल्यू की अगर हम बात करें तो पीएच वैल्यू की रेंज कहाँ से कहाँ होती है, 0 to 14। ठीक है, 0 to 14 जो है वो पीएच की रेंज होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये जो मान के चलो कि ये कहीं पे भी है, इस ओशन की पीएच 8 है तो ये डिक्रीज हो रही है, बोलते हैं डिक्रीज यानी कम हो रही है, तो 7 होगी, 6 होगी, 5 होगी, यानी ये एसिडिक जो है वो एसिडिक में जा रही है, यानी एसिडिक बन रही है। डिक्रीज हो रही है ना पीएच, तो वो पहले अल्कलाइन थी तो वो इधर डिक्रीज हो रही, तो इसका मीनिंग है कि वो एसिडिक में कन्वर्ट हो रही है। इट इज रिपोर्टेड दैट देयर इज ऑनगोइंग डिक्रीज ऑफ द पीएच वैल्यू ऑफ ओशन वाटर बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, CO2 का परसेंटेज जो है वो बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्या एक्चुअल में क्या होता है, ये उन्होंने पूछा है कि ये एसिडिक में पानी जो है ये एसिडिक पानी में कैसे कन्वर्ट होता है। तो इसका रीज़न क्या है, जो CO2 होता है ये ज़्यादा क्वांटिटी में अगर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो वाटर इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी खींच लेता है। ठीक है, अब गाइज अब इसको ये खींच लेगा, ये CO2 है, इसको वाटर खींच लेगा, ये वाटर है H2, तो यहाँ पे बनता है ये H2 और ये CO2 प्लस O यानी CO3 कार्बोनिक एसिड। अब ये एसिड बन रहा है यहाँ पे कार्बोनिक एसिड, तो एसिड की मात्रा तो पानी में बढ़ेगी और इसीलिए इसकी एसिडिटी जो है वो पानी जो है वो एसिडिक बनता है, यानी उसकी पीएच जो है वो डिक्रीज होती है। तो इसका रीज़न क्या होगा, लार्जर अपटेक ऑफ CO2 बी ओशन वाटर, यानी ओशन वाटर क्या करता है, लार्जर जो है वो CO2 का अपटेक करता है और इसी वजह से जो ओशन है इसकी जो पीएच वैल्यू है वो डिक्रीज होती है। अब पीएच में गाइज आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पी का लॉन्ग फॉर्म क्या है, तो पी का मीनिंग होता है पावर, पोटेंशियल या निगेटिव लॉगरिथम ऑफ। ठीक है, 1909 में सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने इसकी टर्म जो है वो डिटरमाइन की थी। इसकी वैल्यू की रेंज होती है 0 to 14। 7 जो अगर किसी की जो पीएच है वो सॉल्यूशन की 7 है तो हम उसको न्यूट्रल बोलते हैं, 7 के नीचे है तो उसको सॉल्यूशन को हम एसिडिक बोलते हैं, 7 के अबव है ऊपर है 7 से 14 तक है, यानी 7.1 से 14 तक है तो हम उस सॉल्यूशन को बेसिक बोलते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। विच वॉज द फर्स्ट ह्यूमन मेड प्लास्टिक। अब ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना वो तो हमें याद ही करने पड़ते हैं कि पहला ऐसा कौन सा प्लास्टिक है जो ह्यूमन ने जो है वो बनाया था, मेड किया था, तो उसका नाम है सेलुलॉइड। ठीक है, सेलुलॉइड जो प्लास्टिक है ये सबसे पहले इंसान द्वारा जो है बनाया गया प्लास्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते गाइस, विच इज एस्टिमेटेड बाय कार्बन डेटिंग। अब ये कार्बन डेटिंग क्या है,
इसको अगर समझना है तो सर्च करना कार्बन डेटिंग अलीबाबा ऑनलाइन लर्निंग, पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब ये जो कार्बन डेटिंग होता है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, यानी इससे हम क्या एस्टिमेट करते हैं। तो देखिए जो रॉक्स होते हैं या फिर जो फॉसिल्स होते हैं, ठीक है, इसकी अगर हमें एज डिटरमाइन करनी है, एज को अगर डिटरमाइन करना है तो हम कार्बन डेटिंग का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखना कार्बन डेटिंग जो है वो फॉसिल्स या फिर रॉक्स की एज, यानी वो कितने पुराने हैं, ये उसकी एज डिटरमाइन करने के लिए हम कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन गैल्वेनिक सेल द प्रोसेस टेक प्लेस। देखिए गैल्वेनिक सेल हो या कोई भी सेल हो, इसमें क्या होता है, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है और एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब इसमें केमिकल एनर्जी होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी होती है और प्रोसेस क्या टेक प्लेस होती है, केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ करोजन डज नॉट टेक प्लेस इन विच मेटल। ऐसा कौन सा मेटल है जिसमें करोजन जो है वो नहीं देखने को मिलता, व्हेन दीज मेटल्स आर लेफ्ट इन एयर। अब बाकी की अगर हम मेटल की बात करें तो उनमें करोजन हमें जनरली देखने को मिलता है। अगर आयरन में तो बहुत ज़्यादा करोजन होता है, करोजन यानी रस्टिंग, अगर हम एयर के कांटेक्ट में उसको खुला छोड़ दें, वाटर उसमें मिक्स होता है तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है एयर में का और जो है वो रस्ट हो जाता है, उसका करोजन हो जाता है। पर कौन सा मेटल जो है वो रस्टिंग नहीं होता, तो आप खुद सोचिए कि ऐसा कौन सा मेटल हो सकता है जिसको रस्टिंग नहीं होता, तो वो होता है गाइस गोल्ड, सोना। आपने कभी देखा है, आपने अपने गले में अंगूठी जो होती है उसमें कभी रस्टिंग देखा है, वो एयर के पानी के बहुत सारे कांटेक्ट में आता है और उसको कभी भी रस्टिंग नहीं होता। तो जो गोल्ड है ये एक ऐसा मेटल है जिसको जो है वो अगर हम एयर में खुला भी छोड़ दें तो उसका करोजन जो है वो नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज। अब देखिए दो टाइप्स की रिएक्शन होती है, एक होती है एक्सोथर्मिक और एक होती है एंडोथर्मिक। अब देखिए जैसे हमने कैंडल को जलाया, एक कैंडल है इसको जलाया, ये जल रही है अभी, तो जल रही है, इसका ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो इसमें से जो है वो हीट बाहर निकलेगी और लाइट भी बाहर निकलेगा। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट बाहर निकलती है और लाइट भी बाहर निकलता है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होगी, तो हीट होगी इवॉल्व, इसको बोला जाता है हीट इज रिलीज या फिर और इवॉल्व, यानी हीट क्या होती है बाहर निकलती है या फिर हम उसको इवॉल्व बोलते हैं। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उसके लिए हीट देने की ज़रूरत होती है, बल्कि हीट बाहर नहीं निकलती, हमें उसको हीट प्रोवाइड करना पड़ता है। पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इज रिलीज। तो यहाँ पे गाइस हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 ही क्वेश्चन लिए हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।